सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। नाउ एक नया दिन, एक नई शाम और एक नया चैप्टर। ये है हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं ढक दे रहा हूँ शायद ना, देखो इसको। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। और इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपने नाउन पढ़ लिया, आपने प्रोनाउन पढ़ लिया, अब बारी है एक नए चैप्टर जो उसी से अलाइन होकर चलता है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आप सभी को इसके बारे में डिटेलिंग जानना चाहिए कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ काम होता है। एज वी नो कि जैसा कि टाइटल में ही लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि कैसे कोई सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है, किस तरीके से काम करता है। सारी चीज़ों को मैं एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ अलाइन करके एक अच्छे खासे बड़े चैप्टर को रेडी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के चैप्टर्स में बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपने प्रोनाउन को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया है, उसके MCQs जो मैंने कराया है वो भी अच्छे से देख लिया है। आइए आज बारी है इसको कवर करते हैं। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। स्टार्ट करें, चलो श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं आज के कंसेप्ट नंबर फर्स्ट का। सबसे पहले हम लोग ये इंटरफेस देखेंगे कि आज के दिन पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। कंसेप्ट देखेंगे कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, उसके डिफरेंट स्पेसिफाइंग रूल्स देखेंगे, उससे रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से कोई रूल्स काम करता है। तो एकदम आराम से बैठो, इसके क्वेश्चंस को देखो और पेन पेपर लेके बैठना। जितने भी रेलिवेंट रूल्स हैं उसको कॉपी करो, ताकि इन फ्यूचर दोबारा वीडियोस पर टाइम वेस्ट नहीं भाई, नोट्स पर टाइम वेस्ट करना। बाकी वीडियोस तो रहेगा, अब आराम से रिपीट करते रहो। लेकिन जितना याद खुद के राइटिंग से होता है, लिखने से, उतना देखने से नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ राइटिंग करो, रफ करो भाई, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट का। यार आपको लग रहा हो सर ने तो ब्लैंक स्क्रीन रखा है, तो पहले क्या ही पढ़ेंगे। आइए दिखाता हूँ इसमें क्या है, कोई जादू है। जैसे मैं टच करूंगा आपके काम की चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड 3 टर्म्स। अभी आपको 3 टर्म्स के बारे में सिखाने वाला हूँ। आखिर ये 3 टर्म्स है क्या, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो आइए इनके तीनों टर्म्स के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये 3 टर्म्स क्या क्या है और कैसे ये काम करते हैं। देखो, सबसे पहला बात है बाबू सब्जेक्ट को लेकर के। आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे इस सब्जेक्ट का काम होता है, कैसे आप किसी सब्जेक्ट को पहचानोगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके सामने होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। भाई ये फिर से शुरू हो गया ना इसका। इसको तो बर्बाद कर दूंगा मैं। ये मुझे एकदम लाइटली लेता है कि जब भी स्क्रीन पे आ जाऊं ये प्यार करने लग जाता है मुझे। चलो आज ठीक है, अब सही लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ चलो देखो क्या, तो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द 3 टर्म। सबसे पहला टर्म से बाबू सब्जेक्ट, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहला टर्म जो है वो है आपका सब्जेक्ट। ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं हाईलाइटर का यूज़ करता हूँ। आई गेस मुझे कलर चेंज करना चाहिए था, लेकिन कलर यही है, तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए क्या है, तो पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सही है, दिख रहा है। दूसरा टर्म्स क्या है बाबू, आइए उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं सारे टर्म्स निकाल देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो देखो सबको। चलो देखो क्या है बाबू, सारी चीज़ें एकदम विजिबल है वो आपके सामने। अब मैं एक एक करके रफ कर सकता हूँ और समझा सकता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहला चीज़ होता है सब्जेक्ट। सबसे पहला चीज़ होता है सब्जेक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्ब, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या करना है, अग्रीमेंट करना है। अग्रीमेंट क्या होता है, समझौता। अग्रीमेंट क्या होता है, समझौता है किस्म का। तो दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए। लेकिन सर समझौता तो मैंने झगड़ा वगैरह में सुना है, ये आप इसमें कैसे बता रहे हो। थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना। तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे हो सकता है सर, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है, प्यार से सुनिएगा। देखो बाबू, जैसा सब्जेक्ट होता है वो उसी के हिसाब से वर्ब मानता है। एक सेंटेंस को बनने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट और वर्ब। कंडीशन ये है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब लगाएंगे। सर जैसा वर्ब होगा उस हिसाब से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या, तो आंसर नो।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करना है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। याद रहेगा ये चीज़। फिर से बोलूँ, क्या मैंने बोला कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करोगे, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट जहाँ बैठ गया वो बैठ गया। बहुत रेयर ऐसे सिचुएशंस है ग्रामर में जहाँ सब्जेक्ट बदलते हैं, ठीक है। तो उस रेयर सिचुएशंस को आते वाले दिनों में सीखते जाओगे आप लोग। चलो, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे मैंने 2 लाइन लिखा है, मोहन राइट्स अ मेल। क्या लिखा है? मोहन राइट्स अ मेल। दूसरा क्वेश्चन है मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन इज इंटेलिजेंट। ये 2 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ना आपको 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे। वर्ड्स को अच्छे से देखना चाहोगे, पहले देखो यहाँ लिखा हुआ राइट्स, मोहन के लिए क्या लिखा हुआ राइट्स, और मोहन के लिए क्या लिखा हुआ इज। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है ये लिखा गया है। सब्जेक्ट किसका आंसर देता है कि आखिर सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हो और आसान भाषा से तो बाबू उसको बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। हाँ, उसको बोलते हैं डूअर। इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। जो काम को करता है उसको बोलते हैं डूअर। तो जैसे यहाँ काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। यहाँ कौन कर रहा है काम? मोहन कर रहा है। तो मोहन के लिए मुझे चाहिए था वर्ब, यहाँ पे राइट्स और यहाँ पे इज। वही बोला है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हु और विच का आंसर देता है। हु और विच का आंसर देता है कि आखिर सेंटेंस को कर कौन रहा है, हु और विच। समझ में आ गया? कौन किससे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब यहाँ पे वर्ब था राइट्स, वही यहाँ लिखा गया राइट्स लिखा गया है, और क्या लिखा गया? इज लिखा गया है। वर्ब डिनोट्स एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट आखिर एक्चुअली कर क्या रहा है उसके बारे में बताएगा आपको वर्ब, कि आखिर वर्ब जो है वो किस तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करता है। एवरीथिंग जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा सही आंसर हो जाए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राइट्स यहाँ पे V5 है और इज जो है वो अकॉर्डिंग टू द, अच्छा ACC मतलब सीमेंट नहीं है, ACC इज नॉट अ सीमेंट। यहाँ पे V5 है और इज है, ये यूज हुआ है। तो सर V5 क्या होता है? तो प्रोनाउन का जो डे लास्ट था, थर्ड डे, उसका वीडियो जाके देखो, मैंने पूरा हेल्पिंग वर्ब डिटेल में बता रखा है। तो थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ बाबू। याद रखना, वर्ब के जो 5 भाग होते हैं उनमें से V1 और V5, V1 मेरा प्लूरल होता है और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। तो मोहन चूंकि यहाँ पे मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर की प्लूरल। सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? इसके साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे V5 ही सही था। हेल्पिंग वर्ब में इज सिंगुलर था तो इज लग गया। मतलब जैसा सब्जेक्ट का प्रारूप वैसा ही वर्ब प्लेस हो जाएगा। बात समझ में आए? एक बार मैं हट जाता हूँ, पूरा देख लो कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। क्लीन भी कर देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बस याद रखना आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने लिखा है, एक बार पूरा देख लो। हो गया? चलो, आई होप कि ये बातें आपको समझ में हो गई। और जैसे ही फिर सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लग जाता है, तो बेसिकली ये पांचों वर्ब में कोई भी लग जाए या हेल्पिंग वर्ब लग जाए, तो इसी को बोलते हैं कि सब्जेक्ट मेरा था, एक वर्ब आ गया, इन दोनों का क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। समझ में आ गया? तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना, आगे बताऊंगा कहीं। तो इसलिए लिखा कि जब वर्ब यूज हो जाता है तो ये हो जाता है सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। चलो, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या क्या है सारी चीजें मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। नो योर वोवेल्स, नो योर वर्ब्स, नो योर वर्ब्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए इस चीज का कि जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अभी मैंने आपको V1 के बारे में बताया बाबू, अभी आपको मैंने V1 के बारे में बताया
और V5 के बारे में बताया, V1 और V5 के बारे में बताया। तो अगर V1 या V5 की बात की जाए तो V5 मेरा सिंगुलर वर्ब होता है बाबू, और V1 क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। और जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर काम करते हैं, उनका एक मैंने पूरा लिस्ट आपको तैयार करके दे दिया है, एक बार अच्छे से देखो। हालांकि इसका एक और लिस्ट मैंने बनाया था प्रोनाउन का, आखिरी दिन के क्लास में जाके देख सकते हो कि आखिर उसका क्या क्या यूज है। समझ गए? आओ तो आगे चलते हैं, देखो बाबू क्या क्या है। एम और इज ये सिंगुलर होता है, उसी तरह से इसी का प्लूरल होता है आर। वॉज मेरा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है वर। हैज़ मेरा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है हैव। डज मेरा सिंगुलर होता है, डू मेरा प्लूरल होता है। तो इतने सारी चीज़ों को जानने के बाद अब इतना तो आप श्योर हो गए हो कि वर्ब जो सिंगुलर है और जो प्लूरल है उसको पहचानने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, एक बार देख लो पूरा सरासर देख लो सारा क्या क्या लिखा हुआ है कि नहीं। चलो तो अब चलते हैं आगे। आगे आगे क्या क्या है सब सारी चीज़ों में बता देता हूँ। देखो बाबू, अभी जो आपने पढ़ा उसी को मैंने क्वेश्चन का प्रारूप देने का कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग पे चर्चा करते हैं। और जैसे कि अभी आपने क्या पढ़ा बाबू, देखो अभी आपने पढ़ा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात करोगे कि सब आखिर इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, किसके किसके साथ होता है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये किसके साथ हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो आखिर अभी जो आपने केसेस पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन के ड्यूरेशन में, उस वक्त मैंने जो बातें बताई थी वो अभी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो ही, शी, इट और वन। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो देखो सिंगुलर में ही, सी, इट, वन। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, दे, यू। अब आप लोग बोलोगे सर कुल मिला के 8 होता है, लिखा आपने 7 है, तो फिर एक और गया कहाँ। तो मैं हट जाता हूँ और मैं डिटेलिंग करके बताता हूँ कि आखिर एक और गया कहाँ। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में वी, दे, यू हो जाएगा। लेकिन एक और जो घट रहा है वो है आई। तो आप सभी को आई दिख रहा होगा साइड में। आई जो साइड में दिख रहा है ये आपको बहुत ही काम का चीज़ है, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है कि आखिर ये है क्या। देखिए सॉरी, देखो आई एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं। तो आई को ना हम लोग प्यार से बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। ये कहीं पर भी लुढ़ा के चला जाता है। अब आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि आई जो है ना इन सारे शब्दों के साथ लग सकता है। देखो आई डू के साथ भी लगता है, आई हैव के साथ भी लगता है, आई वॉज के साथ भी लगता है, आई वर के साथ भी लगता है, आई एम के साथ भी लगता है, और आई आर के साथ भी लगता है। सर सारा साथ तो आ गया, बचा क्या। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे सर आई आर के साथ कैसे लग सकता है, ये तो असंभव है। आई वर के साथ कैसे लग सकता है, ये तो असंभव है, मैंने कभी यूज ही नहीं किया है। लगते हैं भाई, तो समय आएगा मैं एक एक करके बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं सिचुएशन क्रिएट करके दे देता हूं, आप सिर्फ समझिएगा। जैसे वर का यूज हम लोग इमेजिनेशन में करते हैं। अगर मैं पक्षी होता तो क्या बोलते हो, इफ आई वर अ बर्ड। क्या बोलते हो, इफ आई वर अ बर्ड। तो यहाँ आई के साथ वर आता है। और आर जो लगता है वो टैगिंग में लगता है, किसमें, टैगिंग में। क्वेश्चन टैगिंग जब पढ़ाऊंगा उस वक्त बताऊंगा कि जब आई हो उसका सेंटेंस एम के साथ हो, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो उसका टैगिंग हो जाता है आर नॉट आई, आरंट आई, अरंट आई बोलते हैं। ठीक है, तो लगता तो है, बस आपको जानना था। तो मैंने सिचुएशन बता दिया, ये क्वेश्चन टैग में, और वो इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन में यूज करते हैं। चलो तो ये सारे वर्ड हैं। अब सर कुछ और बातें लिखिए। आपने ये सिंगुलर बता दिया, आपने आई बता दिया, अब कुछ और सी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए आपको। तो मैं फिर से हट जाता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो एक बात ध्यान से, एकदम ध्यान से याद रखना बाबू, कि एक सेंटेंस में जितने आर्टिकल्स होंगे उतने सब्जेक्ट होंगे।
कि एक सेंटेंस में जितने आर्टिकल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस में जितने आर्टिकल्स होते हैं उतना ही सब्जेक्ट होते हैं। याद रखना, आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। तो इस परिस्थिति को मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि जब कभी भी आर्टिकल दा किसी नाउन के साथ लगे और वहाँ पे वर्ब अवेलेबल हो, उसको सब्जेक्ट काउंट कीजिएगा। तो जितने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने आर्टिकल्स होंगे उतने ही सब्जेक्ट होंगे। इस चीज़ को हमेशा से दिमाग में रखोगे। अभी आगे आने वाले में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि भाई इसके समरी से ही क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। देखो क्या क्या है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये मेरा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखना है। ये पहला बात तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल दूंगा तो और समझ में आएगा कि अगर सेंटेंस में पॉजेसिव केस हो, अगर सेंटेंस में पॉजेसिव केस हो, जैसे पॉजेसिव केस हो गया, नाउन आ गया, नाउन आ गया, तो बेसिकली उसको सिंगुलर ही काउंट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर ही काउंट करते हैं। जैसे अगर मान लो कि केस मेरा सिंगुलर, दो तरीके का हो सकता है। पॉजेसिव केस सिंगुलर भी होता है, पॉजेसिव केस प्लूरल होता है। तो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अगर प्लूरल केस है तो ये प्लूरल हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ जो है याद रखोगे आप लोग कि जैसा इधर केस होगा, इधर अगर सिंगुलर केस हो जाए और इधर प्लूरल केस हो जाए तो सिंगुलर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हमेशा दिमाग में रखोगे। चलिए बातें समझ में आ गई। पहला, जितने आर्टिकल्स उतने नाउन। अगर मान लो इधर पॉजिटिव केस सिंगुलर है और बहुत सारे नाउन है तो उधर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और अगर मेरा प्लूरल पॉजिटिव केस है तो और बहुत सारे नाउन है तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। बाकी ये यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों ना कुछ क्वेश्चन ट्राई किया जाए। चलो ये रहा कुछ क्वेश्चंस, एक बार देखो तो सारे क्वेश्चन को 5 सेकंड तक निहार के देखो तो क्या क्या है। चलो चले आगे। आई होप आप सबने देख लिया होगा अच्छे से और समझ भी गए होंगे कि आखिर क्या क्या है। ध्यानपूर्वक देखिएगा जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है बाबू कि अगर मेरा सब्जेक्ट 2 निकलेगा तो वर्ब भी 2 हो जाएगा, अगर मेरा सब्जेक्ट ही 1 निकलेगा तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पहले चीज़ों को समझो क्या है। देखो यहाँ बोल रहा है कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है उसके बारे में आपको बता रहा है। तो ये तो आप सभी को पता है कि ब्रेड एंड बटर कंपाउंड नाउन है। सामने आगे कुछ लगा, ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी। तो टेस्टी मतलब क्या, आप उसको खा रहे हो ना। तो क्या ब्रेड को अलग खाते हो, बटर को अलग खाते हो? ब्रेड के ऊपर बटर लगा खाया जाता है ना। तो ये जब कभी भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके एक बने तो वो सिंगुलर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि ये पॉइंट मैं टेंस में भी बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो कि जब 2 अलग अलग कंपाउंड मिल करके एक कंपाउंड बने तो वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए दैट इज इस। लेकिन एक और सब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको कि ब्रेड एंड बटर इज आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क। अब यहाँ 2 अलग अलग कंपाउंड है कि जो ब्रेड है वो व्हीट से बनता है और जो बटर है वो मिल्क से बनता है। तो 2 अलग अलग कंपाउंड है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 2 सब्जेक्ट है तो आर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाना। अभी मैंने कुछ रूल बताया था, जितने आर्टिकल्स उतने नाउन, जितने आर्टिकल्स उतने नाउन। यहाँ पे कितना आर्टिकल्स लगा है बाबू, एगो,
और नाउन कितना है, एक, दो, प्रिंसिपल और डायरेक्टर। तो सर क्या इसको मैं दो मानूं या एक मानूं या कितना मानूं? तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास द सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं और आगे सिर्फ और नाम दिए रहे तो वो एक ही सब्जेक्ट होगा। तो ये आपके पास जो टाइटल दिख रहा है कि द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ये एक ही आदमी नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक ही आदमी के पास दो टाइटल नहीं होता क्या? सपोज आप प्रोफेसर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, तो अलग अलग किस्म के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज हैव डोनेटेड हिज देयर वेल्थ। तो सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब भी एक होगा, हैज हो जाएगा। बात समझ में आया? बेसिक समरी अभी आपको समझना है, अभी मैं डिटेल्स जो रूल्स है वो अगले क्लास में बताऊंगा। आज बेसिक एक आध रूल में बताऊंगा सिर्फ। अगला है द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैज इन्वेस्टेड हिज देयर मनी इन दैट प्रोजेक्ट। लेकिन अब देखो कितने हैं, एक, दो, लेकिन आर्टिकल कितने लगे हैं, दो लगे हैं। ऊपर आर्टिकल कितना था, एक था। तो मैंने क्या बोला था, जितने आर्टिकल्स उतने सब्जेक्ट, जितने आर्टिकल्स उतने सब्जेक्ट। यहाँ पे कितने आर्टिकल्स है, दो, तो मतलब सब्जेक्ट भी कितना है, दो। तो अगर सब्जेक्ट दो है तो वर्ब भी दो हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन एक और रूल मैंने पढ़ाया था अभी कि अगर पॉजेसिव केस हो, सिंगुलर पॉजेसिव केस हो और बहुत सारे नाउन हो तो देखना आखिर वो यूज कैसे किया है। तो यहाँ है माई ब्रदर फिलोसफर एंड प्रोड्यूसर हैज हैव कम। तो देखो माई लगा हुआ है, पॉजेसिव केस, और कितने नाउन है, एक, दो, तीन। फिर भी मैंने बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट कीजिएगा, क्योंकि माई मेरा सिंगुलर वर्ड है, और अगर ये सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ गए? बोलो हाँ। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखो तो, माई सिस्टर, फिर से माई लगा हुआ है, पेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ हर कंपनी हैव हैज अवॉर्डेड। तो फिर से क्या, माई सिस्टर एक ही को है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हैव नहीं, हैज हो जाएगा। इट मस्ट बी हैज, इट मस्ट बी हैज। बात समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? चलते हैं अगले स्लाइड पे। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलो, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देना, मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलो। कि एज यू नो कि ग्रामर के सेक्शन में रिकॉर्डेड प्ले करता हूँ, तो फिर आपको कोई कंसर्न भी होगा तो आराम से उसमें प्ले करके छोड़ देना, मैं आराम से उसको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, ये शुरू हो गया फिर इसकी नौटंकी। चलो आ जाओ। अब अगला रूल जो है यहाँ आपके सामने है। आज का जो है ये पहला रूल है, तो एक से दो रूल्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, भारी भारी सा फील होने लगेगा आपको रूल्स को लेकर के, ठीक है? थोड़ा सा ओके, ज़्यादा डाउन नहीं लग रहा ना मैं? देखो बाबू, तो क्वेश्चन जो है वो रूल जो है वो ये है, ये पहला रूल है और आप सभी को अच्छे से इस रूल के बारे में समझना चाहिए। पहले समय दो, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, चैप्टर अपना है भाई, धीरे धीरे आराम से प्रोसेस से इसको लेकर के चलते रहेंगे। देखो क्या है, तो एकदम ध्यान से इस पॉइंट को देखना कि x ऑफ a, x ऑन a, x एंड y। सर ये x और y क्या लिख रहे हो आप, क्या x वगैरह का याद दिला रहे हो भाई? x बराबर सब्जेक्ट, y बराबर सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट होंगे, लेना किसको है ये आपको सीखना है। ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि लेना किसको है। तो जब कभी भी ऐसा हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा द कॉस्ट ऑफ किसका, टी, सुगर, ये दो ऑब्जेक्ट है और कुछ अदर भी आर्टिकल्स हैं, तो ये दो अलग अलग, तीन अलग अलग सब्जेक्ट है और उसका एक कॉमन सब्जेक्ट है कॉस्ट। तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, कॉस्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट का है तो प्लुरल ना,
द कॉस्ट मेरा यहाँ पे सिंगुलर है, और अगर द कॉस्ट आपके पास आता है इट मस्ट बी सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। यहाँ पे इज और आर मैंने ऑप्शन दे रखा है, आराम से उठाओ और भर के देखो सही आंसर क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ टी, शुगर एंड सच अदर आर्टिकल्स इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। ध्यान पूर्वक अच्छे से देखो। एक और क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ट्रेन, कार एंड बस इज आर नॉट इक्वल। सबका जो स्पीड होता है वो इक्वल होता है क्या, नो, सबका इक्वल नहीं होता। तो भाई ट्रेन का स्पीड, कार का स्पीड, बस का स्पीड, तीन अलग अलग सब्सटेंस है, तो क्या प्लूरल ना भाई। सब्जेक्ट मेरा स्पीड है और ये सिंगुलर है, तो सही आंसर इज हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बात समझ में आई। सब्जेक्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से आपको वर्ब भरने में आसानी हो जाएगी। दो रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक ये वाला, एक ये वाला, आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आर नंबर ऑफ क्या होता है, द नंबर ऑफ क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। एकदम इत्मीनान से इस पॉइंट को सुनना, एकदम ध्यानपूर्वक कि अ पेयर ऑफ क्या होता है, सॉरी अ नंबर ऑफ क्या होता है और द नंबर ऑफ क्या होता है। तो बाबू जब कभी भी अ नंबर ऑफ हो या फिर द नंबर ऑफ हो, जो चीज कॉमन है वो ध्यान से सुनना। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा, और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट। इस चीज को हमेशा याद रखोगे कि हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। आर नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट और द नंबर ऑफ के साथ भी क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं। इस चीज को एकदम ध्यानपूर्वक सीखिएगा। इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं। तो सर चलो प्लूरल तो यूज कर दिया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, लेकिन फिर आगे क्या, तो बाबू आगे याद रखना, एकदम ध्यान पूर्वक सीखना इस पॉइंट को, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अ नंबर ऑफ लगा रहे तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना, और द नंबर ऑफ लगा रहे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना। ये रूल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल ए रहेगा, आर्टिकल ए रहेगा तो सब कुछ मेरा प्लूरल हो जाएगा, और आर्टिकल द रहेगा तो वर्ब मेरा सिंगुलर हो जाएगा। नाउन तो दोनों जगह प्लूरल है, तो ध्यान से इस चीज को नोट कीजिएगा। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आर नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन फर्क है आर नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ बाबू कि आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, वर्ब नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं भर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, हालांकि अच्छा ऊपर प्लूरल लगेगा ना, सॉरी मैं क्या भर रहा हूँ भाई, नीचे वाला याद आ गया मुझे। प्लूरल वर्ब लगेगा तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा तो हैव हो जाएगा, और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन दिस कॉलेज। हालांकि वर्ब का ऑप्शन आपको वहां मिलेगा, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भर के बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। एक और कंसेप्ट है एक्स आफ्टर एक्स, एक और क्वेश्चन है एक्स आफ्टर एक्स, न्यूज आफ्टर न्यूज। ये हालांकि न्यूज मैंने जो आपको ये जो रूल है ये आपको मैंने पढ़ा रखा है नाउन के क्लास में, कि जब कभी भी दो कॉमन नाउन बीच में प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो इनका प्लूरल असंभव है। पेज आफ्टर पेज, डे बाय डे, इनका प्लूरल नहीं होता, ये सब के सब सिंगुलर है। वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड बोलते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। यहाँ पर भी क्योंकि बिफोर लगा हुआ है तो इज लगा देते हैं। न्यूज आफ्टर न्यूज इज बीइंग पब्लिश्ड टुडे, न्यूज आफ्टर न्यूज इज बीइंग पब्लिश्ड टुडे, ये मेरा सही आंसर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या, अगला रूल है, इस रूल को एक बार देख लो पूरा रिवॉल्व करके कि मैंने क्या क्या बता दिया आप सभी को। ठीक है, एकदम ध्यान से इस पॉइंट को सीख लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं कंसेप्ट अगले पे। ये रहा अगला कंसेप्ट बाबू, ध्यान पूर्वक इस चीज को देखिए, क्या क्या यहाँ सारी चीजें लिख रखा है, मैं अभी आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। और ये है इस रूल का हाईलाइट, इस रूल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे भी रिकॉर्ड करना।
चलो इस रूल को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखो तो आप लोग, ये कोई छोटा मोटा रूल नहीं है, इस पूरे चैप्टर का हाईलाइट है ये, इस पूरे चैप्टर का हाईलाइट। इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण रूल है ये, और इस रूल को मैं एलाबरेट करूंगा थोड़ा टाइम लेकर के, तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखिएगा कि क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो बाबू प्यार से समझना इस चीज़ को कि जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो आपको भी जब एग्जाम देते होगे ग्रेजुएशन का या इंटरमीडिएट का, तो आपको ना एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन और मिलता था, मतलब ऑप्शंस मिलते थे, और बीच में लिखा होता था और। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ग्रेजुएशन में था, हमारी ग्रेजुएशन जो लिटरेचर से होता था, इंग्लिश ऑनर्स हम लोगों ने कर रखा था, तो हम लोगों ना 5 क्वेश्चन मिलता था, 20 क्वेश्चन फॉर ईच, तो 100 मार्क्स हो गया। और हर क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन और होता था, मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते थे, और अटेम्प्ट हम लोग को 5 करना होता था। अब एक मेरा महान दोस्त वो अटेम्प्ट 10 कर देता है और सोचता है 200 मार्क्स हो गया। इज दैट पॉसिबल? ना, असंभव। इसका मतलब क्या है कि आपके पास और होता है लिखा हुआ, लेकिन उसमें से आप सेलेक्ट कितना करते हो? एक ही करते हो। तो वही रूल यहाँ पर है, हालांकि आइदर और नाइदर मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। चलो देखो क्या बात, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सो एक्स और वाई चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई साफ साफ। तो एक्स और वाई, ही और सी, जब कभी भी आपके पास, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? सब्जेक्ट है। तो एक्स और वाई जब कभी भी किससे कनेक्टेड हो? और से। किससे कनेक्टेड हो? नॉर से। नहीं समझ में आ रहा है? एक और इजी चीज बताता हूं, जब कभी भी नाइदर दिखे, जब कभी भी क्या दिखे? नाइदर दिखे, तो नाइदर के साथ हमेशा जो है, नाइदर के साथ हमेशा आपको नॉर का यूज करना है। नाइदर के साथ हमेशा किसका यूज करना है? नॉर का। आइदर के साथ हमेशा किसका यूज करना है? और का। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और दो सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, एक फ्रेज हो गया। एक और फ्रेज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 3 फ्रेज हो गया। जब कभी भी ये तीनों फ्रेज कहीं पर भी दिखाई दे, सबसे बड़ी बात कि इन तीनों का जोड़ीदार हमेशा सेम होता है, अलग नहीं हो सकता। नाइदर के साथ नॉर ही रहेगा, आइदर के साथ और ही रहेगा, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ही रहेगा। ये बातें अभी दिमाग में एकदम कंफर्म कर लो। और अगर ये बातें आप सभी को कंफर्म है, तो यहाँ पे जो बातें आपको और भी याद रखनी है, वो मैं आपको अभी एकदम श्योर तरीके से समझा देता हूँ कि सर अगर ये आ गया, 2 सब्जेक्ट रह भी गए, तो क्या कर लेंगे हम लोग? करना क्या है वो ध्यान से देखिए कि आपके पास एक्स और वाई और एक्स और वाई और एक्स और वाई करके 2 सब्जेक्ट होंगे। तो हमेशा वाई का सुनना, हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट का सुनना, पहला सब्जेक्ट रिडंडेंट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। उसी तरीके से और नॉर, आखिर और नॉर तो यहीं से निकल के गया है ना, तो इसका भी सेम रूल। मतलब इस पूरे चार्ट में एक ही सब्जेक्ट है जो यूजफुल है, बाकी सब यूजलेस है, जिसका नाम है वाई। सिर्फ वाई ही सुनोगे, मतलब जब कभी भी आपके पास पेयरिंग में आ जाए, तो हमेशा एक्स और वाई में वाई को ही लोगे। किसको लोगे? वाई को ही लोगे, हमेशा वाई को ही लोगे। वाई ही वैल्यूएबल होता है, वाई ही कंसिडर किया जाता है, एक्स कंसिडर नहीं किए जाते। अब अगर ये बातें क्लियर है, तो नीचे मैंने साफ साफ लिख रखा है, देखो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, दिख जाएगा, हालांकि कलर मुझे चेंज करना चाहिए था। वर्ब एंड प्रोनाउंस, यहाँ लिखा हुआ वर्ब एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सेकेंड सब्जेक्ट। नियरेस्ट मतलब वाई और सेकेंड मतलब भी वाई। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हम लोग भरना पसंद भी करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हम लोग भरना पसंद भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, he और his brother dash to do this। देखो अब आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? एक है ही और एक है his brother। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ भर दे देता, तो क्या हो जाएगा? ही और his brother। हाँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ हैज़ और ऑप्शन दे देता हूँ हैव। बता तो क्या भरोगे? क्या भरोगे बताओ तो बिल्कुल सही सर, मेरा जो x है उसको काउंट नहीं करेंगे, y उसको काउंट करेंगे, हिज ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही और हिज ब्रदर हैज टू डू दिस, हैज टू डू दिस, ये हो गया हैज।
चलो एक और सब्जेक्ट लेता हूं मैं, द बॉय नॉर हिज फादर, द बॉय नॉर हिज फादर। तो सेकेंड सब्जेक्ट फादर है, फादर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। द बॉय नॉर हिज फादर, अब यहाँ पे आस्क्ड है तो हैज आस्क्ड टू कम टू स्कूल, इज आस्क्ड टू कम टू स्कूल फॉर असेसमेंट। वर्ब जो भी ऑप्शंस में रहे उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। द बॉय नॉर हिज फादर इज, यहाँ पे सही आंसर इज होना चाहिए था, ऑप्शन इज और आर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई। एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि नाइदर एक्स नॉर वाई, नाइदर एक्स नॉर वाई, साफ साफ लिखा हुआ, ध्यान से देखिए कि नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स, क्या लिखा हुआ है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा, सेकंड है द टीचर्स। टीचर्स कैसा सब्जेक्ट है बच्चा बताओ, टीचर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर टीचर एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप सभी को पता है यहाँ सब कुछ प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए था नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर इन फेवर, आर इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स, आर इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स, आर इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स, ये सही आंसर हो गया। फिर नीचे देखो आइदर ही और हिज फ्रेंड, तो सेकेंड सब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, मतलब प्लूरल हो जाएगा। वर्ब कुछ भी हो सकता है, वो तो एग्जाम में पता चल ही जाएगा, तो प्लूरल वर्ब होगा, इतना श्योर है। चलिए एक और क्वेश्चन बच गया, वो देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन के बारे में। देखो आप लोग उस क्वेश्चन को पहले, क्या लिखा हुआ है कि नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस। हालांकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक बहुत भयानक रूल है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में, ध्यान से रखना। कंजंक्शन, ये दोनों कंजंक्शन के जैसे भी काम करते हैं, तो इनका रूल मैं कंजंक्शन में भी डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि बोला गया है नॉट ओनली द डॉक्टर, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस, नर्सेस यहाँ S2 है, मतलब सब्जेक्ट 2 है, नियरेस्ट है, तो ये मेरा कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आर। चलिए तो ये रहा ओवरऑल दो मेजर रूल्स जो मैंने अभी आपको बताए। अभी मैं छोटे क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है, 40 मिनट का ही क्लास होगा अभी आपका। इसके बाद जब हम लोग आएंगे अगले क्लास में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ। आई होप कि आपने इससे पहले नाउन और प्रोनाउन का पूरा 3-3 वीडियोस का जो मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करवाया था, इन अलॉन्ग विथ मैंने उसके लगभग 50-60 क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो आपने पूरा वीडियोस भी देख लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं तो जाओ पूरा वीडियोस देखो, रूल्स को डेप्थ तरीके से एनालिसिस करो, ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रुके नहीं भाई। क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, लगातार बनते रहने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो फिर पढ़ाई करने का क्या फायदा। और एक और बात, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस पे रखो इसको, ग्रामर को, कि स्पोकन भी आपको सीखना है, एक बोलने का तरीका भी आपके पास आना चाहिए। नहीं बोल पाओगे तो भाई क्या फ़ायदा इस चीज़ को पढ़ने से, कोई फ़ायदा है क्या बताओ, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो पहला चीज़ कि आपको पूरा ग्रामर का एनालिसिस देखना चाहिए, दूसरा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना चाहिए, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने 2 सीरीज जो अभी हमारा कंटिन्यू है, एक सुबह 10 बजे से हम लोग SBI की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होता है। SBI जैसे खत्म हो जाएगा मैं पूरी तरीके से IBPS का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू कर दूंगा। उसके बाद शाम को 6 बजे लाइव जुड़ते हैं SSC बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आप लोग आओ, जितने भी चीज़ें यहाँ पे सीखते हो ट्राई करो वहाँ पे भरने का, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भरना आ गया तब तो फिर आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जो सीख रहे हो उसका कहीं पे तो इस्तेमाल होना चाहिए, वरना आप लोग इस्तेमाल तो करते नहीं हो, ना ही बोलने में ना ही यूज़ करने में। मैं हमेशा बोलता हूँ यार बोलने में यूज़ करो, और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जब कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में सारी बातों को लिख दिया करो, ताकि मैं उस कंसर्न को सुन करके मैं उसके ऊपर पर्सनली वीडियोस बनाऊं और आपके जो डाउट्स हैं उसको खत्म करो, ठीक है। और कुछ नहीं ना, खत्म किया जाए सेशंस को, हाँ चलो तो कोई नहीं, आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मिलते फिर अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।